तो बच्चों लोग आज हम लोग पार्टनरशिप का नेक्स्ट चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो स्टूडेंट्स चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ये दो चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किए हैं उनको रिटायरमेंट चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो देखो तीन पार्टनर हैं फार्म में, ए बी एंड सी। तो बच्चों बहुत दिनों से बी का जो हेल्थ है खराब चल रहा है, मतलब बी बीमार है, तो बी रिटायर हो रहा है। हाँ, बी रिटायर हो रहा है। तो बी का रिटायरमेंट के बाद फार्म को ए और सी कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो एक पार्टनर रिटायर क्यों होता है बच्चों लोग? बहुत सारे कारण होता है जिससे कारण एक पार्टनर रिटायर होता है। जैसे किसी पार्टनर का एज ज़्यादा हो गया है तो रिटायर हो सकता है, किसी का हेल्थ खराब है तो रिटायर हो सकता है, किसी का फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है तो फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी कारण रिटायर हो सकता है। कारण बहुत सारा हो सकता है। तो ये पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म फॉर वेरियस रीजन्स such as old age, bad health or any other reason, है ना। एक पार्टनर रिटायर हो सकता है ड्यू टू ओल्ड एज, बैड हेल्थ और एनी अदर रीजन। ठीक है, तो बच्चों लोग हमारा कहानी में बी रिटायर हो गया। तो बी रिटायर कैसे होगा, है ना, तरीका क्या होगा, मोड्स क्या होगा रिटायरमेंट का। तो बच्चों लोग पार्टनरशिप एक्ट का जो सेक्शन 32 है वो बताता है कि एक पार्टनर तीन तरीके से रिटायर हो सकता है। मतलब यहां पर बी तीन तरीके से रिटायर हो सकता है बच्चों लोग, है ना। पहला, बी रिटायर होना चाहता है और ए और सी इसके लिए रेडी हैं, मतलब वो अपना कंसेंट दे दिए हैं। मतलब बी बाकी पार्टनर का कंसेंट से रिटायर हो सकता है। अच्छा बच्चों लोग, ए बी सी तीनों के बीच में पहले से एग्रीमेंट हुआ था, है ना, कि बी रिटायर हो जाएगा, तो बाय एग्रीमेंट बी रिटायर हो जाएगा। या मान लो पार्टनरशिप एट विल है, पार्टनरशिप एट विल है मतलब एक पार्टनर अपना इच्छा से रिटायर हो सकता है। तो बी क्या करेगा, बाकी पार्टनर को नोटिस देकर रिटायर हो जाएगा, है ना, अगर पार्टनरशिप एट विल होगा तब। तो हमारा सेक्शन 32 क्या बोलता है, लिख लो, आपका बुक में फिर भी लिख लो। सेक्शन 32 lays down following three modes of retirement of a partner from a firm, है ना। पहला क्या था बच्चों लोग कि एक पार्टनर बाकी पार्टनर कंसेंट से रिटायर हो सकता है ना, विथ द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, है ना। एक पार्टनर बाकी पार्टनर से कंसेंट से रिटायर हो सकता है। दूसरा क्या था बच्चों लोग, बाय एग्रीमेंट, है ना, इन अकॉर्डेंस with the express agreement made between the partners,
ठीक है। तीसरा मैं क्या बोला, अगर पार्टनरशिप एट विल होगा तो बाकी पार्टनर को नोटिस देके एक पार्टनर रिटायर हो सकता है। इफ द पार्टनरशिप इज एट विल, है ना, देन बाय गिविंग इन नोटिस, वो भी इन राइटिंग है, राइटिंग देना पड़ेगा, टू ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर। ठीक है, थोड़ा डिटेल में लिखवा दिया हूं। तो एक पार्टनर बाकी पार्टनर का कंसेंट से रिटायर हो सकता है ना, एग्रीमेंट से रिटायर हो सकता है अगर उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ हो। अगर पार्टनरशिप एट विल है तो एक पार्टनर बाकी पार्टनर को एक नोटिस देकर रिटायर हो सकता है। चलो, बी रिटायर हो गया। 3 पार्टनर थे ए बी सी, बी रिटायर हो चुका है ना। तो रिटायरमेंट के बाद बी को अच्छा लग रहा है, फैमिली के साथ रह रहा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है ना। तो सर बीमार था जो, तो क्या हो गया, है ना, तुम बीमार में नहीं घूमते हो क्या। तो बच्चे लोग, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि बी रिटायर हो चुका है, तो क्या बी रिटायरमेंट के बाद भी फार्म का कोई काम के लिए, फार्म का कोई एक्ट के लिए लाइबल होगा क्या। सर क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, देखो लिखो, लाइबिलिटी ऑफ ए रिटायरिंग पार्टनर, है ना। तो सर एक पार्टनर रिटायर हो चुका है, फिर वो लाइबल क्यों होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं। लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स डन बिफोर रिटायरमेंट, है ना। लाइबिलिटी क्या लिखा है, लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स डन बिफोर रिटायरमेंट। बच्चों मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। पहले 3 पार्टनर थे, सही है, ए बी एंड सी, तीनों बहुत दिनों तक बिजनेस किए। उसके बाद 1 अप्रैल 2020 को चलो यहां बी रिटायर हो गया, इस डेट पे बी रिटायर हो गया। तो अब कौन कौन पार्टनर बच गए, ए और सी, है ना। ये हो गए कंटिन्यूइंग पार्टनर, ये अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चे लोग, बी का रिटायरमेंट से पहले, है ना, एबीसी मतलब फार्म बैंक से लोन लिया था 10 लाख का। तो अब बी तो रिटायर हो चुका है, तो क्या इस लोन के लिए मतलब बैंक के प्रति बी लायबल होगा क्या। सर क्यों होगा, बी तो रिटायर हो चुका है। नहीं बच्चे लोग, है ना, बी इसके लिए लायबल होगा रिटायरमेंट के बाद भी, है ना। ये कौन बोलता है, ये हमारा सेक्शन 32 का सबसेक्शन 2 बोलता है। कौन बोलता है, सेक्शन 32 का सबसेक्शन 2, है ना। पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 32 का सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि अगर एक पार्टनर रिटायर हो चुका है ना, एक पार्टनर अगर रिटायर हो चुका है तो भी वो लायबल हो सकता है फर्म का उस एक्ट के लिए जो हुआ था उसका रिटायरमेंट से पहले, है ना। इसका मतलब सेक्शन 32 का सबसेक्शन 2 के हिसाब से
बी लाइबल होगा इस लोन के लिए, मतलब बैंक के प्रति लाइबल होगा, है ना। तो सर बी को टेंशन हो जाएगा तो। लेकिन बच्चे लोग अगर रिटायरमेंट के बाद बी मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है, ए और सी मतलब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, और बैंक जो थर्ड पार्टी है ना, बैंक जो थर्ड पार्टी है, अगर इनके बीच एग्रीमेंट हो जाएगा, है ना, कि रिटायरमेंट के बाद भी लाइबल नहीं होगा इस लोन के लिए, मतलब बी को नहीं भरना पड़ेगा, तो उस केस में बी का जो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा। तो सर ये अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, लिख लो। मैं पहले क्या बोला, पहले बोला कि बी मतलब एक रिटायरिंग पार्टनर लाइबल होगा, ठीक है ना, उस काम के लिए, उस एक्ट के लिए जो उसका रिटायरमेंट से पहले हुआ है। ए रिटायरिंग पार्टनर remains liable for all the acts of the firm done before his retirement, है ना। तो सर समझ में आ गया। लेकिन एक रिटायरिंग पार्टनर का लायबिलिटी कैसे खत्म किया जा सकता है, बताया आपको। जब रिटायरिंग पार्टनर और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं और जो थर्ड पार्टी है, इनके बीच में अगर एग्रीमेंट हो जाएगा, तो एग्रीमेंट करके रिटायरिंग पार्टनर का लायबिलिटी को खत्म किया जा सकता है। However, a retiring partner may be discharged from his liability by an agreement, है ना, between himself मतलब रिटायरिंग पार्टनर, थर्ड पार्टी मतलब बैंक यहां पर, एंड द कंटिन्यूइंग पार्टनर मतलब ए एंड सी। क्या बच्चों आप लोग समझे पूरा कि सेक्शन 32 का सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, कि एक रिटायरिंग पार्टनर रिटायरमेंट के बाद भी लायबल होगा उस काम के लिए जो काम किया गया था उसके रिटायरमेंट से पहले। लेकिन अगर उसका रिटायरमेंट के बाद, है ना, रिटायरिंग पार्टनर और कंटिन्यू पार्टनर और थर्ड पार्टी में एग्रीमेंट करके उसका लायबिलिटी को खत्म किया जा सकता है। चलो ठीक है। अच्छा बच्चों की बात पूछो क्या। अच्छा जैसे बी रिटायर हो गया, अब बी का रिटायरमेंट के बाद जो फर्म है मतलब ए और सी जो है वो कुछ काम किए हैं, कुछ एक्ट किए हैं, तो उसके लिए बी लायबल हो गया क्या, उसके लिए बी लायबल होगा क्या। सर ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। बी रिटायर हो चुका है और बी के रिटायरमेंट के बाद फर्म कोई काम किया है, तो उसके लिए बी क्यों लायबल होगा सर। पहला केस तो आप समझा दिए कि बी के रिटायरमेंट से पहले लोन लिया गया था। चलो देखते हैं। लायबिलिटी फॉर एक्ट्स डन आफ्टर रिटायरमेंट। बच्चे लोग ए बी से 3 पार्टनर थे। 1 अप्रैल 2020 को यहां पर बी रिटायर हो गया। अब बच गए फार्म में कौन, ए और सी। फार्म में कौन लोग बच गए, ए और सी। अब ए और सी मतलब जो फार्म है क्या क्या बैंक से लोन लिया 5 लाख का। तो बताओ ये लोन 5 लाख का कब लिया गया है, बी के रिटायरमेंट के बाद। तो क्या बी बैंक के प्रति मतलब इस लोन के प्रति लायबल होगा क्या। जो बी है इस लोन के लिए बैंक के प्रति लायबल होगा क्या।
तो सर बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो बच्चों चलो शुरू मैं बताता हूं क्या है। यहां पर सेक्शन 32 का सबसेक्शन 3 क्या बोलता है इस टॉपिक के ऊपर, कि इस लोन के लिए, है ना, बैंक के प्रति भी लाइबल होगा। क्या सर? ऐसा फंसा रहे हो बी को बार बार। कब लाइबल होगा, लेकिन एक कंडीशन दिया है बच्चे लोग, इफ पब्लिक नोटिस ऑफ रिटायरमेंट इज नॉट गिवन। मतलब बच्चे लोग, सेक्शन 32 का सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि अगर एक रिटायरिंग पार्टनर अपना रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस दे देता है तो उसके बाद वो फार्म का कोई भी एक्ट के लिए लाइबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, जैसे बी यहां पर, जैसे बी अगर रिटायर हो गया है तो बी क्या क्या है, पब्लिक नोटिस दे दिया है, मतलब न्यूज़पेपर में निकाल दिया, है ना, न्यूज़पेपर में निकाल दिया, किसी भी न्यूज़पेपर में बच्चों लोग निकाल दिया कि मैं रिटायर हो चुका हूं। तो उसके बाद बी इस लोन के लिए बैंक के प्रति लाइबल नहीं होगा, बी को नहीं पकड़ा जाएगा इसके लिए। हाँ, लेकिन बी रिटायर हो चुका है, तीनों बहुत दिनों से बिजनेस करते आ रहे हैं, बी रिटायर हो गया और कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, तो उस केस में बी लायबल हो जाएगा, है ना, बी लायबल हो जाएगा। चलो, इसका मतलब एक पार्टनर को रिटायरमेंट के बाद पब्लिक नोटिस देना चाहिए, पब्लिक नोटिस नहीं देगा तो लायबल हो जाएगा फिर, है ना। ए रिटायर्ड पार्टनर ऑफ द फर्म शुड गिव पब्लिक नोटिस, है ना, अबाउट हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। देना चाहिए, अगर नहीं देगा तो फिर लायबल हो जाएगा। तो ये रिटायर्ड पार्टनर shall remain liable to the third party, है ना, या थर्ड पार्टीज, है ना, लाइक continuing partners if the public notice regarding retirement is not given। ठीक है, आपका मन नहीं तो मत लिखो, मैं आपको खाली यहां क्या बोला, अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको पब्लिक नोटिस देना चाहिए, है ना। अगर एक रिटायरिंग पार्टनर पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तो बाकी कंटिन्यूइंग पार्टनर जैसे लायबल होंगे तो रिटायरिंग पार्टनर भी लायबल हो जाएगा, है ना। मतलब मेरा इस कहानी में बी तभी लायबल होगा बैंक के प्रति जब बी रिटायरमेंट के बाद पब्लिक नोटिस नहीं दिया होगा। अगर बी पब्लिक नोटिस दे दिया है ना, पब्लिक नोटिस देना मतलब न्यूज़पेपर में निकाल देना या न्यूज में दे देना कहीं भी, तो बी अगर पब्लिक नोटिस दे दिया है रिटायरमेंट के बाद तो वो लायबल नहीं होगा। चलो ठीक है, तो बच्चों अब बी रिटायर हो रहा है, तो बी जब रिटायर हो रहा है तो हमको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे जैसे हम करते थे बाकी चैप्टर में, है ना, जैसे एडमिशन में किए थे कि जब एक नया पार्टनर आ रहा था तो कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ा था हमको, है ना।
तो यहां पर भी जब एक पार्टनर रिटायर होगा तो क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, अब वो पढ़ेंगे। तो लिखो, एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, है ना। जब एक पार्टनर रिटायर होगा तो क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपने को। तो लिखो, पहला कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, है ना। जब भी रिटायर हो जाएगा तो हम ये पता करेंगे कि बी का रिटायरमेंट के बाद ए और सी का नया रेशो क्या होगा, ठीक है ना। अब बी रिटायर हो गया, इसका मतलब बी का सारा शेयर कौन लोग ले लिए होंगे, ए और सी, तो कौन कितना गेन किया ये भी पता करेंगे। दूसरा, रीवैल्यूएशन करेंगे किसका, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, है ना। पूरा वैसे जैसे बाकी चैप्टर में करते थे, है ना। और रिवैल्यूएशन के बाद जो प्रॉफिट लॉस आएगा उसको सारे पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर भी, उसको रिटायरिंग पार्टनर को भी मिलेगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, है ना। तो बच्चे लोग, आपको याद होगा जो चेंज इन प्रॉफिट से रेशियो गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ाया था, पूरा सेम होगा यहां पर, है ना। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ accumulated profits and losses, बाकी चैप्टर में जैसे करते थे यहां पर भी वैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। पांचवा, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, है ना। एक एक्स्ट्रा बिट आ गया। तो बच्चों लोग, रिटायरिंग पार्टनर को कितना पेमेंट करना है, जब हम सारा कैपिटल अकाउंट बना लेंगे मतलब और सारा एडजस्टमेंट कर लेंगे, है ना, तो सारा एडजस्टमेंट करने के बाद अपने को पता चल जाएगा कि रिटायरिंग पार्टनर को कितना देना है ना। और रिटायरिंग पार्टनर को कैसे पेमेंट करेगा मैं आपको बताऊंगा आगे, बहुत ईजी है। छठा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लास्ट में कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है बच्चों लोग। सर ठीक है। तो देखो, जो मैं आपको लिखाया था एडजस्टमेंट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो लिखाया था एडमिशन में, यहां पे वही लिखाया हूं, है ना। एक एक्स्ट्रा बिट लिखाया हूं, क्या ये नहीं लिखाने से भी चलता, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, है ना। ये हमारा पहला एडजस्टमेंट है। मतलब जब एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो रिटायरमेंट के बाद बाकी पार्टनर का नया रेशियो कैसे निकालेंगे, है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बच्चों यहां पर ना, जैसे एडमिशन चैप्टर में बहुत सारा केस था नया रेशियो निकालने का, है ना। यहां पर बहुत सारा केस नहीं है, बहुत इजी है, दो ही केस है ना। नया रेशियो निकालने का दो ही केस है बच्चों लोग। केस वन, व्हेन नथिंग इज मेंशन, पहला है व्हेन नथिंग इज मेंशन और दूसरा है व्हेन समथिंग इज मेंशन। मतलब समथिंग मेंशन मतलब नया रेशियो क्या रहेगा उसके लिए कुछ बोला होगा आपको, तो जो बोला होगा उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। व्हेन नथिंग इज मेंशन अबाउट
न्यू रेशियो, तब कैसा करेंगे? तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको मैं एग्जांपल से बता देता हूं, ज्यादा इजी है ना। देखो, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, मतलब ये इनका ओल्ड रेशियो है ना। ये इनका क्या है? ओल्ड रेशियो है। कैलकुलेट द न्यू रेशियो व्हेन बेटे ए रिटायर्स, बी रिटायर्स एंड सी रिटायर्स। ठीक है, क्या होगा इनका रेशियो? तो बच्चे लोग देखो, आप लोग पहला बिट है ना, मान लो एक मिनट बच्चे लोग थोड़ा सा, ठीक है। देखो बच्चे लोग, तो जब ये रिटायर होगा तो बच जाएंगे कौन से पार्टनर? बी एंड सी। तो बी और सी का नया रेशियो क्या होगा? व्हेन ए रिटायर्स, द न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी क्या होगा? तो बच्चों देखो, रेशियो 3:2:1 है ना। इसमें रिटायर कौन हो रहा है? ए। तो ए का शेयर यहां से हटा देना, तो इसका मतलब बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। कितना इजी है। व्हेन बी रिटायर्स, द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी। अब यहां पर बच्चे लोग कौन रिटायर हो रहा है? तो सर बी रिटायर हो रहा है, तो बी का शेयर हटा देंगे यहां से, तो ए और सी का नया रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1। व्हेन सी रिटायर्स, द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी है ना। अब सी रिटायर हो रहा है, तो सी का शेयर हटा देंगे, तो ए और बी अपना प्रॉफिट लॉस बांटेंगे कौन सा रेशियो में? 3:2 में। सर बहुत इजी है ना। ठीक है। और बच्चे लोग, जैसे ये रिटायर होके यहां पर गया, तो इसका शेयर कौन रखे हैं? बी और सी। इसका बी और सी गेन के हैं, तो अगर आपको बी और सी का गेनिंग रेशियो निकालने बोलेगा तो यही होगा इस केस में। केस 1 में क्या होगा कि इनका जो नया रेशियो होगा वही उनका गेनिंग रेशियो भी होगा। ठीक है, चलो छोटा सा एक और एग्जांपल करते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स in the ratio of 1/2 is to 1/3, 1/6. Find out the new ratio if B retires. अगर B रिटायर हो गया है तो A और C का नया रेशियो क्या होगा? तो इनका पुराना रेशियो क्या था? 1/2 is to 1/3, 1/6 इक्वल करना पड़ेगा इंटू 3, तो ऊपर भी नहीं 2 है ना, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 3:2:1। वही रेशियो आ गया जो पहले नंबर में था। तो अब बच्चे लोग कौन रिटायर हो रहा है? बी। तो बी रिटायर्स, देन द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी। बी का शेयर यहां से कट जाएगा, तो आएगा 3:1। और जब हम निकालेंगे ए और सी का गेनिंग रेशियो क्या है, तो वो भी निकलेगा 3:1 ही निकलेगा बच्चों लोग। ठीक है सर, ठीक है। तो ये केस 1 खत्म। अब केस 2।
when something is mentioned about न्यू रेशियो, है ना, कुछ मेंशन रहेगा, मतलब कुछ बोला रहेगा क्वेश्चन में, तो जो बोला होगा वो करेंगे। हो गया? ठीक है बच्चों लोग, आराम से आप कर लोगे। आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर चुके हो, एडमिशन में पार्टनर कर लिए हो, तो क्वेश्चन में कुछ भी बोलेगा आप आराम से निकाल लोगे। तो फिर भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। मतलब ए बी सी अपना प्रॉफिट लॉस कौन सा रेशियो में बांटते हैं? 5:4:3 में। सी रिटायर्ड एंड his share was taken up by A and B in the ratio of 3:2। क्लियर बोला है कि सी रिटायर हो गया है और सी का शेयर को कौन ले लिए हैं? ए और बी। कौन सा रेशियो में? 3:2 में। तो फाइंड आउट द न्यू रेशियो, नया रेशियो निकालो। तो बच्चों लोग यहाँ ओल्ड रेशियो क्या है ऑफ ए, बी एंड सी? 5:4:3 है। इसमें से सी रिटायर हो रहा है ना, और सी का शेयर कितना था देखो? 3/12, है ना, 3/12। तो अब सी का शेयर को कौन लोग लिए हैं? ए और बी। सी शेयर, है ना, तो सी का शेयर कौन लोग लिए हैं? ए और बी। तो सी का शेयर को डिवाइड कर देंगे किसके बीच में? ए और बी के बीच में। तो सी शेयर विल बी डिवाइडेड between A and B in the ratio of 3:2, है ना। सी का शेयर कौन लिए हैं? ए और बी। मतलब ए और बी दोनों गेन कर रहे हैं, है ना। तो ये विल गेन, ये कितना गेन करेगा? तो बच्चों लोग ये ले रहा है 3/5 ऑफ, सी का शेयर कितना था? 3/12। तो ए को मिला 9/60। बी विल गेन, बी को कितना मिला? 2/5 ऑफ 3/12, है ना। सी का शेयर था 3/12 था ना सर? हाँ, तो इसको मिला 6/60। ए और बी को कितना मिला सी से वो हम निकाले हैं, है ना। तो एस न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना हो जाएगा? तो बच्चे लोग ए के पास था 5/12, पहले देखो 5 था ना 12 में से, 5/12 था। फिर कितना मिला यहाँ पर सी से? 9/60। तो एलसीएम 60 आ जाएगा। 12×5 = 60, 25 प्लस 9, 34/60। 20 न्यू शेयर। तो चलो बी का पुराना शेयर कितना था देखो? बी का पुराना शेयर था 4/12, हाँ 4/12, और उसको मिला 6/60। 20 प्लस 6, 26/60, है ना। तो सी का रिटायरमेंट के बाद जो नया रेशियो रहेगा, हाँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या होगा? 34:26, मतलब 17:13, है ना। मैं बोलूँ बच्चों लोग, नया रेशियो निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि आप लोग को मैथ आता है ना सब लोग को।
है ना, मैथ तो पढ़े हुए हो। आप ये अकाउंट थोड़ी कर रहे हो, नया रेशो, गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग कर रहे हो, तो मैथ कर रहे हो ना। और मैथ में सर हम लोग धुरंधर हैं, है ना। तो बस चलो, हमारा पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, तो बाकी एडजस्टमेंट और इजी है हमारे लिए। दूसरा हम बोले रीवैल्यूएशन करेंगे, है ना। दूसरा क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन। अच्छा बच्चों लोग, मैं आपको इसमें गेनिंग रेशियो बताना भूल गया, नहीं क्या, कोई बात नहीं सर, मत बताओ, हम लोग को आता है गेनिंग रेशियो। मतलब यहां पर आप पता करोगे कौन कितना गेन किया, तो जो गेन किया होगा उसका नया रेशियो ज्यादा रहेगा, है ना। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, नया रेशियो से माइनस कर देंगे उसका पुराना रेशियो, ओल्ड रेशियो, निकल जाएगा। तो बताओ, निकाल के बताऊं बच्चों लोग कि कर लोगे आप, सर कर लेंगे। केस वन में तो आपको बताया था मैं कि केस वन में क्या होगा, है ना। मतलब हमारा यहाँ जो केस वन है, व्हेन नथिंग इज मेंशन अबाउट न्यू रेशियो, उस केस में क्या होगा, जो आप नया रेशियो निकालोगे, न्यू रेशियो ही क्या बन जाएगा, उन पार्टनर का गेनिंग रेशियो, है ना। और कहीं पर अगर नया रेशियो निकालने का सेकंड केस होगा, तो आप नया रेशियो निकाल लेना, निकालने के बाद आप क्या करोगे, नया रेशियो खाली क्या माइनस कर देना, ओल्ड रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, सर नहीं है, ओके। तो ये खत्म हो गया आपका क्या, पहला एडजस्टमेंट, क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब हमारा स्टार्ट होगा क्या, दूसरा एडजस्टमेंट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है बच्चों लोग, अब क्या स्टार्ट होगा हमारा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो बच्चों लोग, जैसे हम बाकी चैप्टर में रीवैल्यूएशन किए थे, पूरा यहां वैसे ही करेंगे, जैसे एडमिशन में किए थे, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किए थे, पूरा यहां भी वैसे ही करेंगे। एडमिशन में क्या था कि प्रॉफिट लॉस निकालने के बाद हम क्या करते, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ओल्ड रेशियो में। मतलब जो एडमिशन चैप्टर में क्या था कि जो नया पार्टनरशिप, मतलब जो नया पार्टनर एडमिशन लेता था उसको नहीं मिलता था, है ना। बट यहां पर क्या होगा कि जैसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बाकी चैप्टर में निकालते थे, यहां वैसे निकाल लेंगे, और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सारे मतलब इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर भी। कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। बच्चों लोग बिल्कुल मेरे को यहां पर एक लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी आप बोलोगे तो मैं लिख दूंगा। तो बच्चों लोग देखो, लिख लो, सेम एज एडमिशन, है ना, ऑफ ए पार्टनर, या लिख सकते हो सेम एज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, डिफरेंस केवल क्या है, मैं बताया आपको कि एडमिशन चैप्टर में क्या था कि जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, मतलब सारे पार्टनर्स के बीच में नहीं करते थे। यहां पर क्या होगा, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ जो रिटायरिंग पार्टनर है वो आ नहीं रहा है, वो छोड़ के जा रहा है, तो जो भी पहले से एसेट लायबिलिटी था उस पर उसका भी हक था। द ओनली डिफरेंस इज दैट in case of in case of a retirement, any profit or loss due to revaluation is divided among all the partners, yeah, among
ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स मतलब रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा, इंक्लूडिंग, है ना, द रिटायरिंग पार्टनर। कौन सा रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में, है ना। अकाउंट भी पूरा वैसे बनाएंगे जिससे पहले बनाते थे दोनों चैप्टर में। पूरा वैसे फायदा होगा तो क्रेडिट साइड में, लॉस हुआ है रीवैल्यूएशन से तो डेबिट साइड में, है ना। चलो लिख देता हूं एक बार के लिए, जरूरत नहीं है फिर भी लिख दे रहा हूं। एसेट का वैल्यू बढ़ गया, फायदा, तो जितना बढ़ा यहां लिख देंगे इंक्रीज। अगर किसी एसेट का वैल्यू घट गया, नुकसान, तो जितना घटा यहां लिख देंगे और उस एसेट का नाम लिखेंगे। अगर बिल्डिंग का वैल्यू घटा तो टू बिल्डिंग लिखेंगे। लायबिलिटी बढ़ा मतलब नुकसान, तो इधर आ जाएगा हमारा लायबिलिटी अकाउंट। जितना इंक्रीज हुआ, लायबिलिटी हमारा घटा मतलब फायदा, ठीक है। एक एसेट था जिसका रिकॉर्ड नहीं कर किए थे, अब रिकॉर्ड कर देंगे मतलब एसेट बढ़ गया, फायदा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। एक लायबिलिटी जिसका रिकॉर्ड नहीं किया था, अब कर देंगे तो नुकसान। ठीक है। मान लो कि प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट साइड ज्यादा है, इधर ज्यादा है तो प्रॉफिट निकलेगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। मान लो 3 पार्टनर है हमारा कहानी में, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीस कैपिटल अकाउंट। मान लो 60,000 का प्रॉफिट हुआ, इक्वल रेशियो था पहले इनका, तो 20,000 20,000 और 20,000, है ना। ये मिलेगा इनको कौन सा रेशियो में? सर ओल्ड रेशियो में। ठीक है। तो मैं आपको यहां पर एक ही चीज पढ़ाया कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी पहले जैसे करते थे यहां भी वैसे ही करेंगे, बस इतना ही पढ़ाया हूं। और क्या बोला हूं, यहां पर जो भी प्रॉफिट लॉस निकलेगा उसको सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सारे मतलब सारे, मतलब इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर भी, ठीक है। जैसे हमारा कहानी में कौन रिटायर हो रहा था? बी, तो बी को भी मिलेगा प्रॉफिट लॉस। चलो खत्म। दूसरा एडजस्टमेंट का, तीसरा एडजस्टमेंट क्या था बच्चों लोग? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ऐसे तो सारे चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट सेम है, ठीक है ना। लेकिन बच्चों लोग एडमिशन चैप्टर में क्या था कि जो नया पार्टनर था वो गुडविल का पैसा कैश में लाता था, कभी कैश में नहीं लाता था, लेकिन मतलब खाली तरीका अलग था। बट सारे चैप्टर में सेम है कि ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे और जो प्रेजेंट गुडविल है उसमें क्या करेंगे कि गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। सारे चैप्टर में सेम है, फिर भी यहां लिख देता हूं सेम एज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पूरा एग्जैक्ट वैसे ही है। जो गुडविल का ट्रीटमेंट आपको मैं लिखाया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, रिटायरमेंट में भी वही होगा, डेथ में भी वही होगा। बच्चों इस चैप्टर में हम जितने एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो सारे के सारे एडजस्टमेंट हम डेथ में भी करेंगे, ठीक है। तो सेम, फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूं। ओल्ड गुडविल रहता था, मतलब जो गुडविल
बुक्स में अपियर करता था पहले से, है ना। तो मैं इसके ऊपर क्या क्या लिखाया था कि इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स और old balance sheet, then it should be written off, है ना, among all partners। ऑल पार्टनर्स मतलब इसमें इंक्लूडिंग कौन हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर भी। ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये हो गया बैलेंस शीट। हमको यहां गुडविल दिया है तो इसको राइट ऑफ कर देंगे, किन के बीच में, सारे पार्टनर्स के बीच में। तो गुडविल क्या होगा बच्चों लोग, यहाँ पर एसेट्स में है, मतलब ये डेबिट है, तो इसको हमको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और राइट ऑफ करने से क्या होगा, सब सारे पार्टनर्स कैपिटल घटेगा। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, है ना। आपको पता है जब मेथड रहेगा फ्लैक्चुएटिंग तो कैपिटल लिखेंगे, और जब मेथड रहेगा फिक्स तो करंट अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया अब प्रेजेंट गुडविल। तो बच्चों याद रखना, अगर प्रेजेंट गुडविल आपको नहीं दिया होगा तो उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। है ना, अगर प्रेजेंट गुडविल का वैल्यू नहीं दिया, मतलब जब भी रिटायर हुआ, है ना, जब भी रिटायर हुआ, हमारा कहानी में कौन रिटायर हुआ है, बी। तो जब भी रिटायर हुआ उसमें गुडविल का वैल्यू कितना है, अगर नहीं दिया तो हमको उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। मैं बताया हूँ वैल्यूएशन करने का बहुत सारा मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, आप वैल्यूएशन कर लेना, है ना। तो यहां पर मैं आपको क्या बताया था बच्चों लोग कि जो प्रेजेंट गुडविल है उससे उससे कारण जो रिमेनिंग पार्टनर है, मतलब बी जिससे रिटायर हो गया, है ना, बी रिटायर हो गया, ठीक है, तो उस अभी जो प्रेजेंट गुडविल है बी के रिटायरमेंट के समय उसका फायदा ए और सी को मिलेगा, कंटिन्यू पार्टनर को मिलेगा फ्यूचर में। तो इसलिए क्या होगा, जो कंटिन्यू पार्टनर है, मतलब जो गेनिंग पार्टनर है, वो कंपनसेट करेंगे किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। याद करो मैं यही लिखाया था आप लोग को, कंटिन्यूइंग और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू रिटायरिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी यही लिखाया था ना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेथ में भी यही होगा, है ना। तो मैं क्या बोला, ओल्ड गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे सारे पार्टनर्स के बीच में, कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, है ना। और प्रेजेंट गुडविल का पहले वैल्यूएशन करेंगे, अगर उसका वैल्यू नहीं दिया होगा तो। और फिर क्या होगा, यहाँ पर एंट्री में क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर से लेकर किसको देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर से लेकर किसको देंगे, रिटायरिंग पार्टनर को। चलो एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं गुडविल का।
ऐसे जरूरत नहीं है बच्चों लोग, क्योंकि मैं लिख दिया सेम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वहां मैं आपको एग्जाम्पल कराया था। ठीक है, ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए बी सी तीनों अपना प्रॉफिट लॉस पहले इस रेशियो में शेयर करते थे, है ना। गुडविल इज appearing in the books at a value of रुपीज 2,40,000, है ना। मतलब पहले से इतना अपियर कर रहा है, मतलब ये ओल्ड गुडविल हो गया। बी रिटायर्स, है ना, एंड ऑन द डे ऑफ बीस रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज 6 लाख। एन सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट in the ratio of 3:2. Pass necessary journal entries। बच्चों देखो, क्वेश्चन लिख दिया हूं, आप देखो इसमें, आप खुद भी कर लोगे ज़्यादा अच्छा है, बहुत इजी है। ओल्ड गुडविल हमारा 2,40,000 है और वैल्यू ऑफ प्रेजेंट गुडविल कितना है, 6 लाख है। मतलब हमको गुडविल का वैल्यूएशन नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर हमको ना नया रेशो निकालना पड़ेगा, और कौन कितना गेन किया। तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी अपने को दिया है 3:2:1। अच्छा, नया रेशियो तो दे दिया है, तो अपने को खाली गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा ना। न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी, बी रिटायर हो गया तो 3:2, है ना। यहाँ रिटायर कौन हुआ है, बी रिटायर हुआ है। चलो ठीक है, तो बच्चों ये बताओ नया रेशियो निकालने का कौन सा केस है। व्हेन नथिंग मेंशन कि समथिंग मेंशन। सर समथिंग मेंशन, तो इसका मतलब यहां पर आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि केस वन में था क्या, उनका नया रेशियो ही गेनिंग रेशियो बन जाता था। तो बच्चों लोग गेनिंग रेशियो क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए कितना गेन किया, एक का नया रेशियो 3/5 है, पुराना रेशियो 3/6, एलसीएम आया 30, 18 और 15, 3/30। सी का नया रेशियो कितना है 2/5, और सी का जो पुराना शेयर था 1/6, 12/5, तो ये आ गया 7/30। तो इनका गेनिंग रेशियो कितना आ गया, तो बच्चों इनका गेनिंग रेशियो आ गया 3:7। आप बोल रहे हो सर बड़ा हड़बड़ी में करा रहे हो, बच्चों लोग ऑलरेडी सब मैं बोला था ना, मेन चैप्टर आपका एडमिशन है, बताया था आप लोग को मैं, है ना, आप लोग क्लियर बता दिया था। तो रिटायरमेंट में कुछ नया चीज है ही नहीं, खाली पेमेंट करना है रिटायरिंग पार्टनर को, वही नया चीज, बाकी तो सब वही है ना। तो ओल्ड गुडविल को राइट अप करेंगे, है ना।
सारे पार्टनर्स के बीच में। तो राइट अप करेंगे तो ए का कैपिटल घटेगा, बी का भी घटेगा और सी का भी घटेगा। टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो बच्चे लोग गुडविल कितना आ जाएगा यहां पर 2,40,000। ओल्ड गुडविल कितना है 2,40,000। राइट अप करेंगे ओल्ड रेशियो में, मतलब 3:2:1। 3:2:1 6 से डिवाइड करो, 40,000 आएगा। 40,000 इंटू 3 1,20,000, 40,000 इंटू 2 80,000 और 40,000। ये राइट ऑफ हो गया ओल्ड गुडविल। अब प्रेजेंट गुडविल का क्या करेंगे? तो तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू गुडविल कितना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल हमारा है 6 लाख। ठीक है, कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है? बी, मतलब बी सेक्रीफाइस किया है। बी सेक्रीफाइस क्या है, मतलब उसको देंगे। और ए और सी दोनों क्या किए हैं? गेन किए हैं, है ना, दोनों गेन किए हैं। कौन सा रेशियो में? 3:7। तो बी का शेयर था 2/6। 2/6 2 लाख आया, है ना। मतलब अपने को सी को 2 लाख देना है, सॉरी बी को, बी रिटायर हुआ, बी को 2 लाख देना है। किससे लेकर? ए और सी से। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और सीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट। बीस शेयर ऑफ गुडविल, 20 शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा? 6 लाख का 2/6, है ना। आया कितना? 2 लाख रुपया। तो यहां आ जाएगा 2 लाख। हमको बी को 2 लाख देना है। किससे लेकर देना है? ए और सी। तो चलो ए और सी से कौन सा रेशियो में लेंगे? सर गेनिंग रेशियो में, है ना। गेनिंग रेशियो में लेंगे, और गेनिंग रेशियो क्या था? 3:7। 3:7 10, तो 20,000। 20,000 इंटू 3 60,000 और 20,000 इंटू 7 1,40,000, है ना। सी ज्यादा गेन किया था। बी का रिटायरमेंट के बाद कौन ज्यादा गेन किया था? सी। तो सी ज्यादा कंपनसेट कर रहा है बी को। तो चलो ऐसे करते थे कि कुछ और था। आज्ञा लोग, बाबू लोग बोलो। सर ऐसे ही था, चेंज इन प्रॉफिट रेशियो आप पूरा ऐसे ही कराए थे हम लोग को, है ना। तो ठीक है, हो गया ये। चलो फिर वहां पर मैं आपको हिडन गुडविल भी कराता था, तो उसका भी एक एग्जाम्पल एक करा देता हूं हिडन गुडविल का। तो लिखो, चलो एग्जाम्पल लिखो। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 2:2:1. B retires on 1 जनवरी 2020 after all necessary adjustments except goodwill. His capital was ₹5 लाख। बच्चों लोग, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद
बी का कैपिटल निकल रहा है 5 लाख, मतलब बी को हमको 5 लाख पेमेंट करना है ना। लेकिन गुडविल का एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुआ है ना। गुडविल का एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ है, इसका मतलब ये 5 लाख कम हो सकता है ना। गुडविल अगर ऐड हो जाता तो 5 लाख से ज्यादा रहता। हाउएवर हिज अकाउंट was settled by paying an amount of rupees 5,60,000 pass entry and a pass entry of the retirement of goodwill है ना। आपको बता रहे हैं कि रिटायरमेंट है ना किस समय गुडविल का एंट्री पास करने बोला है। बात बताओ बच्चों लोग, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो बी है रिटायरिंग पार्टनर, उसका कैपिटल कितना आया? 5 लाख है ना। लेकिन गुडविल उसमें अभी इंक्लूड नहीं हुआ है ना। नहीं तो और ज्यादा आता हुआ अमाउंट, लेकिन हमको उसको कितना दे रहे हैं? 5,60,000। इसका मतलब पता चल गया कि जो 60,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं क्या चीज का है? वही गुडविल है। हो गया, बहुत ईजी है। बोला है कि इस क्वेश्चन बी रिटायर हो गया है ना। और आपको गुडविल दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा। लेकिन ये बता दिया है कि बी का कैपिटल 5 लाख है, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद केवल उसमें गुडविल इंक्लूड नहीं है ना। क्योंकि गुडविल इंक्लूड रहता तो 5 लाख नहीं रहता, ज्यादा रहता वो। फिर बोलता है कि बी का रिटायरमेंट बाद उनको हम 5,60,000 दे रहे हैं। इसका मतलब 60,000 जो एक्स्ट्रा दिए हैं क्या चीज का दिए हैं? गुडविल का। हो गया। टोटल अमाउंट पेबल टू बी कितना दे रहे हैं? 5,60,000। और बी का जो कैपिटल है ना, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इन एक्सेप्ट गुडविल, वो है 5 लाख। इसका मतलब गुडविल का नाम पे इसको कितना पेमेंट किए हैं? 60,000। ठीक है, तो ये उसका हो गया शेयर ऑफ गुडविल बी का, है ना। मतलब बी को 60,000 दिया गया गुडविल के नाम पे। तो मतलब गुडविल के नाम पे उसको 60,000 देना है। किससे लेकर देंगे? जो पार्टनर गेन किए हैं। कौन पार्टनर गेन किए हैं इसमें? अच्छा बताओ, ये नया रेशो कौन सा केस है बच्चों लोग? नया रेशो कौन सा केस है? पहला केस कि दूसरा? सर फर्स्ट केस, व्हेन नथिंग इज मेंशन। तो यहां पर बी रिटायर हो गया तो बी का शेयर हटा दो, तो ए और सी का रेशो क्या हो गया? सर 2:1। तो यही उनका गेनिंग रेशो भी होगा, है ना। तो गुडविल का क्या बताया मैं आपको कि गेनिंग पार्टनर से लेकर हम किसको देंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। यहां पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? बी, जो रिटायर हो रहा है। बी को देना है किससे लेकर? ए से। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना देना है बच्चे लोग? 60,000। गेनिंग रेशियो में लेंगे किससे? ए एंड सी से। गेनिंग रेशियो क्या है? 2:1। हाँ, 2:1। पता है आपको ये केस 1 है नया रेशियो निकालने का। तो यहां पर जो ए और सी का नया रेशियो है वही उनका गेनिंग रेशियो भी है। 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना? 20,000। तो ये आ जाएगा 40,000 और ये आ जाएगा 20,000। हो गया सर, हो गया। गुडविल भी कंप्लीट। तो आपका यहां पर
पहला कैलकुलेशन ऑफ नया रेशियो एंड गेनिंग रेशियो मैं आपको बता दिया, रिवैल्यूएशन बता दिया, गुडविल भी कंप्लीट हो गया, है ना। अब चौथा हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो बच्चों लोग बाकी चैप्टर में जैसे करते थे यहां भी वैसे ही करना है ना। मतलब जैसे एडमिशन में करते थे यहां भी वैसे ही करना है। एडमिशन चैप्टर में क्या था बच्चों लोग कि जो भी प्रॉफिट लॉस होता था, मतलब जो भी प्रॉफिट लॉस होता था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, उसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटते थे ओल्ड रेशियो में। यहां पर क्या होगा, रिटायरिंग चैप्टर में क्या होगा, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो फार्म से जा रहा है, इसलिए यहां जो प्रॉफिट लॉस होगा, यहां जो प्रॉफिट लॉस बांटेंगे मतलब वो सारे पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे, है ना, ओल्ड रेशियो में। कौन सा प्रॉफिट लॉस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो चौथा एडजस्टमेंट क्या लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ accumulated profits and losses, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ accumulated profits and losses। तो यहां भी मैं लिख देता हूं सेम एज क्या, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या सेम एज क्या, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, पूरा सेम वैसे ही करना है। डिफरेंस तो बता दिया। एडमिशन चैप्टर में जैसे क्या था कि जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस होता था उसको हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटते थे ओल्ड रेशियो में, मतलब सारे पार्टनर्स के बीच में नहीं बांटते थे, है ना, मतलब नया पार्टनर को नहीं मिलता था। बट रिटायरमेंट चैप्टर में क्या होगा, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस होगा उसको सारे पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे, है ना, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर भी। कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। एंट्री क्या था बताओ तो आपको, इसका एंट्री क्या लिखा था, याद होगा। सबसे इजी एंट्री इसी का है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, बच्चों सेम लिखाने के बाद मेरे को एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं कि कुछ बच्चे भूल गए होंगे तो उनको याद आ जाएगा, ठीक ना। पर्पस क्या है समझ में आ रहा है आप लोग को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, मतलब कि जब बी रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट से पहले, बी का रिटायरमेंट से पहले जो भी प्रॉफिट लॉस है उसको बांट देंगे सारे पार्टनर्स के बीच में, मतलब एबीसी के बीच में ओल्ड रेशियो में। तो प्रॉफिट बांटेंगे तो प्रॉफिट पहले बांटने से घट जाएगा, घटने से डेबिट, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डेबिट करना सारा, पीएल अकाउंट डेबिटेड, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड, है ना, टू ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है ना। जब मेथड रहेगा आपका फ्लैक्चुएटिंग तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना, और जब फिक्स्ड रहेगा तो करंट अकाउंट ट्रांसफर करना। सर हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, है ना, एक पार्टनर का रिटायरमेंट से पहले जो लॉसेस है वो भी बांट देंगे। तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है तो लॉसेस से कैपिटल क्या होगा, घटेगा। ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट, है ना। पीएल अकाउंट अगर आपको एसेट साइड में दिया है तो लॉस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया जैसे हैवी एडवर्टाइजमेंट तो वो भी लॉस है। और आप देखो, आप जो भी चैप्टर पढ़े हो, है ना, प्रॉफिट जैसे आता है, जब जब आता था आपका पीएल अकाउंट, जनरल रिजर्व, तो बांटना कितना इजी हो जाता है आपके लिए। थोड़ा सा खाली ध्यान हम लोग कहाँ रखते हैं, जब आता है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लेक्शन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है ना,
और उसका भी मैं नंबर आपको बार बार कराया हूं। हो गया खत्म। तो प्रॉफिट से क्या होता है, कैपिटल बढ़ता है, और लॉस से क्या होता है, कैपिटल घटता है ना। तो रिटायरमेंट चैप्टर में क्या होगा, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होगा उसको हम बांटेंगे सारे पार्टनर्स के बीच में, है ना, इन ओल्ड रेशियो। चलो ये चौथा भी खत्म, पांचवा। पांचवा बच्चों में, अच्छा सर कुछ एग्जाम्पल जरूरत है क्या बच्चों लोग? चलो एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, ईजीजी वाला है कि नहीं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1, है ना। C retires from the firm है ना, फ्रॉम, अच्छा क्या बार बार लिख रहा हूँ, फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020, ऑन द डेट ऑफ C's retirement following balances existed in the books of the firm। क्या क्या बैलेंस है देखो बुक में। जनरल रिजर्व, मतलब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारा हो गया 90,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, मतलब लॉस हो गया 1.5 लाख। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 1,20,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000, है ना। नो मोर रिक्वायर्ड, मतलब ये रिक्वायर्ड नहीं, इसका मतलब वर्कर लोग क्लेम नहीं किए हैं, है ना। तो बच्चों देखो, ओल्ड रेशियो उनका है 3:2:1। सी रिटायर हो गया, है ना, सी का शेयर था 1/6। तो सी का रिटायरमेंट के बाद ए और बी का प्रॉफिट लॉस, ए और बी प्रॉफिट लॉस कौन सा रेशियो में शेयर करेंगे, दिया है क्या? सर नहीं। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा, 3:2, है ना, 3:2। सी का शेयर हट जाएगा, और यही इनका गेनिंग रेशियो बन जाएगा, बताया था आपको, क्योंकि ये फर्स्ट केस है अपना नया रेशियो निकालने का। तो यही इनका क्या बन जाएगा, गेनिंग रेशियो भी। तो ऐसे तो हमको इस नंबर में जरूरत नहीं इसका, नहीं, क्योंकि हमको तो प्रॉफिट लॉस बांटना है। प्रॉफिट लॉस तो हम सारे पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं, कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो उससे अच्छा मैं यहां लिख देता हूं उनका नया ओल्ड रेशियो, नहीं सर, हाँ। तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी है 3:2:1, है ना। सी रिटायर हुआ है। तो पहला था जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व बांट देंगे तो जनरल प्रॉफिट घट जाएगा तो डेबिट होगा। तो जनरल रिजर्व
अकाउंट डेबिटेड 90,000, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारे पार्टनर्स के बीच में। तो ए का कैपिटल बढ़ेगा, बी का भी कैपिटल बढ़ेगा और सी का भी कैपिटल बढ़ेगा। कुछ नहीं बोलने से मेथड हमारा रहता है फ्लक्चुएटिंग, है ना। 3:2:1 ये उनका ओल्ड रेशियो है। तो 6 से डिवाइड करेंगे 90,000 को, 6 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 15,000। 15,000 इंटू 3 45,000, 30,000 और 15,000। ये हो गया जनरल रिजर्व बांट दिए। फिर था हमारा दूसरा था बच्चों लोग पीएल अकाउंट, लेकिन ये लॉस है, लॉस है। तो लॉस से क्या होगा, ये तीनों का कैपिटल घटेगा, ए का कैपिटल घटेगा, बी का भी कैपिटल घटेगा और सी का भी कैपिटल घटेगा। कौन सा रेशो में घटेगा सर, ओल्ड रेशो में। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना का प्रॉफिट है, 1.5 लाख, राइट, 1.5 लाख का। इसको ही बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। तो 1.5 लाख को डिवाइड करेंगे 6 से, ठीक है, 25,000 आएगा। 25,000 इंटू 3 75,000, एक का कैपिटल घटेगा 50,000 और 25,000। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज, नेक्स्ट हमारा है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। इसको मत बांट देना बाबा लोग, ये पैसा एम्प्लॉय लोग का है, मतलब जब एम्प्लॉय रिटायर होंगे उनको देना है, मतलब ये हमारे लिए लाइबिलिटी है फार्म के लिए, है ना। और ये बैलेंस शीट में ही रहेगा, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांट दो क्योंकि इसका और जरूरत नहीं है। इसका मतलब सी जब रिटायर हुआ तब तक वर्कर को क्लेम नहीं किए हैं, है ना, तो रखने का जरूरत नहीं बोला है तो बांट देंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000, प्रॉफिट है तो कैपिटल बढ़ेगा, एक का बढ़ेगा, बी का भी बढ़ेगा और सी का भी बढ़ेगा। ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो 2,000 आएगा। 2,000 इंटू 3 6,000, 4,000 और 2,000। हो गया सर, हो गया। देखो कोई प्रॉब्लम तो बताओ। तो बच्चों लोग चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं, है ना, इजी लग रहा है क्या। तो एक और एग्जाम्पल करते हैं। तो लिखो ए बी एंड सी आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 5:3:2। तो ये बच्चों रेशियो है ओल्ड पार्टनर्स का 5:3:2। बी रिटायर्स एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो between A and C is agreed at 2:3। मतलब ये केस 2 हो गया आपका, है ना, केस 2 हो गया आपका नया रेशियो का, है ना। They also decided to record the effect of the following without, है ना, without affecting their
बुक वैल्यूज। सर क्या अलग अलग कलर से लिख रहे हो? ताकि आपको याद रहे। तो बच्चे लोग जनरल रिजर्व का 1,20,000 बोलता है नहीं बांटना है ना। नया बैलेंस शीट में इसको ऐसे ही रखना है। कंटिजेंसी रिजर्व ये भी आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 70,000, इसको भी हमको रखना है नया बैलेंस शीट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस 30,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 10,000, ये भी लॉस है, सबको पता है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी सिंगल एडजस्टिंग एंट्री, एक एंट्री मांगा है। वाह, प्रॉफिट लॉस इतना सारा और एंट्री बोला है 1-2, है ना। पहले रेशो निकाल लेता हूं, गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं और सेक्रीफाइसिंग रेशो, फिर डिसाइड करेंगे एंट्री क्या होगा। बच्चों लोग ओल्ड रेशो कितना दिया है? ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है? 5:3:2, 5:3:2। और इसमें कौन रिटायर हो गया है? बी। हाँ, उसके बाद न्यू रेशियो क्या हो गया? न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी वो भी हमको निकालना नहीं, दे दिया है 2:3। तो बी रिटायर हुआ है और बी का शेयर कितना है? 3/10, है ना। बी का शेयर 3/10 है। तो बी रिटायर हुआ है मतलब बी 3/10 शेयर सेक्रीफाइस किया है। तो गेन कौन किए होंगे? रिमेनिंग पार्टनर, मतलब ए और सी। तो गेनिंग रेशियो क्या फॉर्मूला लिखाया था? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए कितना गेन किया है, चलो पता लगाते हैं। एक का नया रेशियो है 2/5 और एक का पुराना शेयर था कितना? 5/10। एलसीएम आएगा 10, 4, 5। ये तो माइनस में आ गया बच्चों लोग। माइनस में आने का मतलब सर हम लोग जानते हैं, हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे थे और ए का माइनस में आ गया, प्लस में आना चाहिए था। इसका मतलब ये गेन नहीं किया है, क्या कर गया है? सेक्रीफाइस। ओहो, बी इसलिए सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि बी रिटायर होके जा रहा है, अपना शेयर दे के जा रहा है। ए को गेन करना चाहिए था लेकिन सेक्रीफाइस कर गया, इसका मतलब सी अकेला गेन किया है। वाह, तो सी का नया रेशियो कितना है? 3/5 और सी का पुराना था 2/10। तो एलसीएम आ जाएगा 10, 6 और ये 2, 4/10। सी अकेला गेन कर रहा है, सी इतना गेन किया है मतलब, है ना। जनरली क्या होता है कि जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, जैसे यहां पर कौन रिटायर होके जा रहा है? बी, तो वो सेक्रीफाइस करेगा, है ना। देखो तो जा रहा है सब छोड़ छाड़ के, है ना, सब शेयर दे दे रहा है। लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो गेन करते हैं। बट इस पर्टिकुलर नंबर में क्या हो गया है? देखो कि यहां पर ये भी सेक्रीफाइस कर गया है। चलो अब क्या क्वेश्चन था पढ़ते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन बच्चों? आप ढंग से देखो, मैं आपको कराया हूं चेंज इन प्रॉफिट एंड रेशियो में, शायद आपको याद ना हो। बोलता है कि ए और सी क्या डिसाइड किए? टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज।
मतलब इनका बुक वैल्यू में चेंजेस नहीं करना है, मतलब ये नया बैलेंस शीट में आएगा, मतलब इनको अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो ठीक है मत करो, लेकिन जो रिटायरिंग पार्टनर है ना, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो क्या बोलेगा, आप मत करो, आप ठीक है अब बाद में बांटना आप लोग, मेरे को अभी दे दो, मेरा जो शेयर बनता है मेरे को अभी दे दो, आप लोग बाद में बांटते रहना। तो फिर ए और सी क्या बोलेंगे, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन फिर ए और सी क्या बोल रहे हैं, भैया दे दो बोल रहे हो और कहीं लॉस हो गया तो, है ना, अगर लॉस हो गया तो रिटायरिंग पार्टनर क्या बोल रहा है, ठीक है फिर हमसे ले लेना। तो बच्चों इसलिए क्या करेंगे, यहां पर नेट इफेक्ट निकालेंगे, है ना, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का नेट इफेक्ट निकालेंगे। देखो ये और सी मिलकर डिसाइड किए कि नहीं बांटेंगे प्रॉफिट लॉस को, और उनका बुक वैल्यू में चेंजेस नहीं करेंगे, मतलब नया बैलेंस शीट में वैसे ही रखेंगे, ठीक है अच्छी बात है। लेकिन जो रिटायरिंग पार्टनर बी है वो तो बोलेगा ना कि ठीक है मेरे को मेरा शेयर दे दो। तो यहां पर बी रिटायर है तो बी को मिलेगा, है ना, तो बी को एक कंपनसेट कौन करेंगे, कौन देंगे, ए और सी, है ना, मतलब जो गेनिंग पार्टनर है। बट बच्चों लोग यहां पर ये तो गेन नहीं किया, वो भी सेक्रीफाइस कर गया, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो रिटायरिंग पार्टनर अपना है उसको कंपनसेट किया जाएगा, कौन करेगा, गेनिंग पार्टनर। चलो आपको पहले आप पहले प्रॉफिट लॉस निकाल तो लो, नेट इफेक्ट तो निकाल तो लो। जनरल रिजर्व प्रॉफिट है कितना, 1,20,000। फिर कंटिजेंसी रिजर्व था 70,000, ये भी प्रॉफिट है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, और ये डेबिट बैलेंस दिया था, मतलब 30,000 लॉस है, 30,000 लॉस हुआ। और फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था, ये भी लॉस है 10,000, तो माइनस होगा। तो ये नेट इफेक्ट क्या निकला, 1,20,000 प्लस 70,000 माइनस 40,000, 1,50,000 निकला, और ये प्रॉफिट निकला। ठीक है, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो बोलेगा ठीक है प्रॉफिट आया तो मेरे को इसमें मेरा हिस्सा दे दो। तो किससे लेकर दिया जाएगा, जो पार्टनर गेन किया है उससे लेकर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों लोग अगर 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 इस चैप्टर में, मतलब सॉरी अगर इस नंबर में ए और सी दोनों गेन करते अगर, तो दोनों से लेते, मतलब दोनों को कैपिटल अकाउंट से काट लेते और रिटायरिंग पार्टनर को दे देते, ये एंट्री होता। मैं याद करो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बताया हूं ये बात, है ना, कि जब एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उस केस में मैं आपको बताया था, दो एंट्री याद करना, लिखो देखो अपना कॉपी निकाल के, कि इन केस ऑफ प्रॉफिट अगर नेट इफेक्ट प्रॉफिट आता है जैसे यहां पर आया है, तो गेनिंग पार्टनर से लेकर किसको देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, मतलब गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। और अगर कहीं नेट इफेक्ट लॉस आ गया तो उल्टा हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा, फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से लेकर किसको देंगे, गेनिंग पार्टनर को। आप देखना आपको बताया हूं। तो इस पर्टिकुलर नंबर में प्रॉफिट आया है तो यहां पर क्या होगा, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। लॉस हुए रहता तो उल्टा होता, है ना।
लेकिन आपको पता है इस नंबर में ए जो है वो गेन नहीं किया है ना, मतलब ये सेक्रीफाइस कर गया है, इसका मतलब ए को भी मिलेगा। सर हाँ, तो तब से मैं एक ही बात बोल रहा हूं, बार बार कितने बार बोल रहा हूं कि इस केस में क्या होगा, यहां पर क्या होगा जब ऐसा बोलता है कि प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, उनका बुक वैल्यू में चेंजेस नहीं करना है, ऐसा कुछ बोलता है, तो अगर नेट इफेक्ट पर निकाल लेंगे और नेट इफेक्ट अगर प्रॉफिट आ रहा है तो गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, मतलब गेनिंग पार्टनर से लेकर किसको देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो चलो यहां बी को भी देना है और ए को भी देना है, किससे, ए से लेकर, सॉरी सी से, क्योंकि सी अकेला गेन किया इस नंबर में। समझ में आ गया सर, आ गया। तो 1.5 लाख का प्रॉफिट है और सी कितना गेन किया देख लो, तो सर 4/10, 4/10, 1.5 लाख का 4/10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10, सर 60,000, इतना सी कंपनसेट करेगा, है ना, सी इतना देगा, मतलब सी से हम इतना लेंगे 60,000, और किसको देंगे, बी और ए को। अच्छा बी कितना सेक्रीफाइस किया, बी का शेयर था 3/10, है ना, सेक्रीफाइस बाय बी एंड ए, तो बी क्या है, क्या 3/10 और 3/10, 3/10, हाँ, और ए, एक का जब गेनिंग रेशियो निकाल रहे थे तो ये भी सेक्रीफाइस कर गया है, कितना 1/10, 1/10, है ना, इसका मतलब 60,000 को डिवाइड कर दो आप 3:1 में, तो 60,000 को डिवाइड कर देंगे पहले, 60,000 को डिवाइड कर देंगे कितना से, पहले 4 से, 15,000, 15,000 इंटू 3, बी को मिलेगा 45,000 और ए को मिल जाएगा 15,000। आप देखना बच्चों लोग, मैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको कराया हूं, एग्जाम्पल इस टाइप का हुआ। जब भी ऐसा बात बोलेगा कि हमको एक्युमुलेटिव प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, या फिर इनको नया बैलेंस शीट में इनका बुक वैल्यू में चेंजेस नहीं करना है, तो उस केस में क्या नेट इफेक्ट निकाल लेंगे, है ना, प्रॉफिट, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का, और अगर प्रॉफिट आया तो गेनिंग पार्टनर से लेकर किसको देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, और नेट इफेक्ट लॉस आया तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से लेकर किसको देंगे, गेनिंग पार्टनर को। यहाँ प्रॉफिट आया है इसलिए गेनिंग पार्टनर सी है, तो उससे लेकर दे रहे हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, मतलब ये बी और ए को। चलो हो गया, बहुत लंबा टाइम लिया मैं इस नंबर में, इसलिए ताकि आप भूल गए होगे बोल के। और वो बच्चे जो पहले से अच्छे से नहीं किए हैं उन चैप्टर को, उनको प्रॉब्लम होगा बच्चों। मैं आपको बोला हूं कि जिन जिन बच्चे को चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन में कोई डाउट नहीं है, उनको रिटायर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 5वां एडजस्टमेंट क्या था, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। अच्छा, जैसे हमारा हमारा कहानी में, हमारा जो स्टोरी में कौन रिटायर हो रहा है, बी, तो बी को कितना पेमेंट करना है, पहले ये हमको पता करना पड़ेगा। कैसे, कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा बी को कितना पेमेंट करना है, मतलब सारा एडजस्टमेंट करने के बाद पता चल जाएगा बी को कितना पेमेंट करना है। तो जब पता चलेगा कितना पेमेंट करना है, उसके बाद हम उसको पेमेंट करेंगे। दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश में पेमेंट कर देंगे, या अगर क्वेश्चन में बोला है कि नहीं लोन के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो लोन के थ्रू पेमेंट करेंगे। मैं आपको समझाता हूं, लिख लो, when the amount due to the retiring partner is ascertained
पता कर लेंगे कितना देना है रिटायरिंग पार्टनर को। बहुत ईजी है पता करना, है ना, बहुत ईजी है ना। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, है ना, इट इज आइदर पेड आउट इन कैश और ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बच्चे लोग कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो मैं अब खाली अभी बी का बना रहा हूं, आप ए बी सी तीनों का बनाओगे, ठीक है। जैसे बी रिटायर हो रहा है, बाय बैलेंस बी डी, बी का कैपिटल पहले से इतना है, रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ इतना, ये भी बी को देना है, ठीक है। गुडविल राइट अप हुआ तो बी का अकाउंट से इतना काट लिए। फिर गुडविल, है ना, तो मैं आपको गुडविल क्या बताया था, यहां मैं खाली लिख देता हूं एस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। एंट्री आपको गुडविल का पता है ना। मैं बोला था गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर गुडविल का हमारा एंट्री क्या हो रहा है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो बी का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बी का ना, बाय एस कैपिटल बी सीज कैपिटल, ये गुडविल का पैसा आ गया। फिर जनरल रिजर्व पीएल हो गया, इतना ही मान लो। अब मान लो इधर आया 1,00,000, इधर आपका आया मान लो ये 10,000 है। इसका मतलब कितना पेमेंट करना है अपने को रिटायरिंग पार्टनर को, 90,000। पता चल गया, मैं यही ऊपर में लिखाया हूं आपको, देखो, है ना, क्या लिखा है, व्हेन द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इज सर्टेन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। मैं यहां सारा एडजस्टमेंट कर दिया, देखो, है ना। तो उसको फिर हम पेमेंट करेंगे कैश में या फिर थ्रू लोन पेमेंट करेंगे, कैसे, देखो। मान लो क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमारा क्वेश्चन लिख दिया है कि जो रिटायरिंग पार्टनर बी है उसको हम पेमेंट कर रहे हैं सारा कैश में, तो यहाँ टू कैश या बैंक लिख देंगे, ये बैलेंसिंग फिगर, है ना। क्रेडिट साइड सारा जोड़ दिए और डेबिट साइड लेस कर दिए, तो इतना आया। या क्या बोला है बच्चे लोग कि हम लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो लिखेंगे 20 लोन अकाउंट, हो गया। या कभी कभी ऐसा लिखेगा कि रिटायरिंग पार्टनर को 90,000 देना है, पता कर लिए हैं, बोलेगा 90,000 में से अभी दे रहे हैं 40,000 इमीडिएट कैश में, और बाकी जो 50,000 है वो बी का कहाँ ट्रांसफर करेंगे, लोन अकाउंट में। तो ऐसा भी हो सकता है, समझ में आ गया सर? आ गया, एक नोट लिख लो, इफ नथिंग इज mentioned in the question about the payment of the amount due to retiring partner, कैसे पेमेंट करना है नहीं बोला है क्वेश्चन में, है ना, कुछ बताया नहीं है। तो इट विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। समझ में आया सर? हाँ बच्चे लोग, कैसे पेमेंट के रिटायरिंग पार्टनर का नहीं बताया है, तो लोन के थ्रू पेमेंट करेंगे, मतलब लोन में ट्रांसफर कर देंगे उसका। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं कि क्वेश्चन कुछ लिखा ही नहीं है, हाँ ये हम पता कर चुके हैं
कि रिटायरिंग पार्टनर को 90,000 देना है ना। रिटायरिंग पार्टनर को 90,000 देना है, पता कर लिए हैं। पहले से रिटायरिंग पार्टनर का मतलब बी का कैपिटल इतना था, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट का इतना देना है, गुडविल का इतना देना है, शेयर गुडविल का, है ना, गुडविल का इतना देना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का इतना देना है, और जो राइट ऑफ हुआ है गुडविल उससे इतना लेना है। तो हमको पता चल चुका है कि हमको 90,000 रुपया देना है रिटायरिंग पार्टनर को। बट वो कैसे पेमेंट करना है, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं, क्वेश्चन साइलेंट है। तो उस केस में हम 20 लोन अकाउंट यहां लिखेंगे, है ना। अच्छा, जब 20 लोन अकाउंट में तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी को हमको 90,000 देना था, नहीं दे पाए, तो हम क्या किया, उसका लोन अकाउंट ट्रांसफर कर दिया। मतलब हम ये बोल दिए कि हम 20 से 90,000 लोन लिए हैं, तो बाद में देंगे इंटरेस्ट के साथ, ठीक है ना। बाद में बी को हम देंगे इंटरेस्ट के साथ 90,000। चैप्टर खत्म बच्चों लोग। नेक्स्ट है तुम्हारा 6 नंबर कैपिटल एडजस्टमेंट। तो बच्चों लोग एक बात बताता हूं, जो कैपिटल एडजस्टमेंट है वो हमारा +2 सेकेंड ईयर में तो रिटायरमेंट चैप्टर ही नहीं है, बट 12th सीबीएसई बोर्ड में इस बार हटा दिया गया है कैपिटल एडजस्टमेंट, है ना। और बीकॉम वाले को जब कॉलेज में बताएंगे तो उसके बाद में बता दूंगा अलग से आप लोग को, हुआ। बट 12th वाले का इस बार नहीं है ना, इस बार सिलेबस में नहीं है। इस बार जो 30% सिलेबस लेस के उसमें नहीं है। एडमिशन चैप्टर का भी कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है और रिटायरमेंट का भी कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आप इसको एक बार के लिए अच्छे से लिख लो अपना कॉपी में, सारे कॉन्सेप्ट एक बार के लिए याद कर लो, है ना, मतलब रिकॉल कर लो, और फिर हम नंबर करेंगे, ठीक है। ओके।